गाइस, वेलकम टू तेजस एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ यूनिट 3 हमारा ओशियनोग्राफी का एक थ्योरी है, ओशन सर्कुलेशन, वार्म एंड कोल्ड करेंट्स। ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये हमारे एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन जो भी हमारा क्वेश्चन अभी तक रहा है प्रीवियस ईयर, उन सब में आप देखिएगा कि वार्म एंड कोल्ड करंट से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को वार्म एंड कोल्ड करंट्स थ्योरीज वाइज एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से करंट वार्म है, कौन से कोल्ड हैं और किस रीजन में, वो किस ओशन में है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास। ये हम देख रहे हैं कि हमारा ये अटलांटिक ओशन का करंट्स है, ये हमारा इंडियन ओशन का करंट्स है और ये हमारे पैसिफिक ओशन के करंट्स हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि ओशन करंट्स है क्या। The general movement of mass of a ocean water in a defined direction is called ocean current। कि जब भी ओशन वाटर जो है वो किसी निश्चित दिशा में फ्लो करता है तो उस वाटर को ही हम बोलते हैं ओशन करंट। लाइक ये हमारा कोई वाटर बॉडी है, ओशन है, और ये क्या हो रहा है कि विंड के फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर जो वाटर है ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, अगर इधर से विंड आ रही है तो जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये जब किसी डिफाइंड डायरेक्शन में मूव करता है तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ओशन करंट। ओशन करंट्स आर masses ऑफ ओशियनिक वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। ये ओशन वाटर क्या है कि एक स्थान से ओशन वाटर फ्लो करके दूसरे स्थान पर जा रहा होता है। ये इसमें लार्ज मासेस ऑफ वाटर भी होते हैं और स्मॉल मासेस ऑफ वाटर भी होते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि ये सरफेस पर भी होता है और डीप सरफेस में, ओशन के डीप में भी हमें ओशन करंट्स देखने को मिलते हैं। तो हम जान लेंगे टाइप्स ऑफ ओशन करंट। तो दो तरह के ओशन करंट्स हैं, सरफेस ओशन करंट्स एंड डीप ओशन करंट्स। इन्हें सी की डेप्थ के हिसाब से अगर हम डिवीजन कर रहे हैं ओशन करंट का, तो हमें दो तरह के ओशन करंट देखने को मिल रहे हैं, सरफेस ओशन करंट एंड डीप ओशन करंट। अब एक सरफेस ओशन करंट जो है हमारा और डीप ओशन करंट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सरफेस ओशन करंट जो होता है ये हमारा वाटर बॉडी होता है उसके डेप्थ के ओनली 1000 मीटर डेप्थ तक, यानी कि 1 किलोमीटर डेप्थ तक में ही जो हमारा वाटर मूवमेंट हो रहा है वो हमारा हो गया सरफेस ओशन करंट्स। इसमें जो टोटल वाटर मास होता है उस वाटर बॉडी का, उसका सिर्फ 10% ही इन्वॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑफ ऑल ओशन बट दे कवर द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द ओशन। 10% ही वाटर मास होता है, लेकिन ये वो जो वाटर बॉडी का सरफेस होता है उसका लार्जेस्ट एरिया, ये सरफेस एरिया को कवर करता है और ये सबसे ज़्यादा मरीन ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट भी करते हैं। अब एक सरफेस ओशन करंट्स आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड्स ऑन द ओशियन सरफेस। इंपॉर्टेंट है प्रीवेलिंग विंड्स। ओशियन सरफेस पर जो सनातनी पवनें होती हैं, प्रीवेलिंग विंड, सनातनी पवनें जो चलती है उसके जो फ्रिक्शन उसमें पैदा करती हैं, उसके कारण ही ओशन वाटर मूव करता है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टिंग इनॉर्मस वाटर मास, दीज ओशन करंट्स आल्सो ट्रांसपोर्ट हीट एनर्जी अक्रॉस द लैटिट्यूड्स। तो ये वाटर के साथ साथ एनर्जी को भी क्या करते हैं, लैटिट्यूड की ओर, मतलब अपने से अक्रॉस, मतलब दूसरे लैटिट्यूड की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लो लैटिट्यूड से ये हाई लैटिट्यूड की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सरफेस ओशन करंट। अब सरफेस ओशन करंट को ही
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सरफेस ओशन करंट को ही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू डिवीजन किया जाता है, टू वार्म करंट और कोल्ड करंट। यह हमारी सरफेस करंट का ही पार्ट है। वार्म करंट जो होता है ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की ओर चलता है। जैसे ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की ओर। ये देखिए यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा वार्म ओशन करंट। हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। तो ये क्या करते हैं, अपने साथ गर्म पानी को लेकर के जाते हैं किस ओर, हाई लैटिट्यूड यानी पोलर एरिया की ओर। दिस currents flow in clockwise direction in northern hemisphere। जितने भी वार्म करंट होंगे, ये जो हमारा अर्थ है इसका जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो करंट्स होंगे वार्म करंट्स, तो ये हमेशा चलेंगे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, यानी कि, है ना, ऐसे क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो गया, ऐसे रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में यूं रहेगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे जो मैं आप लोगों को ओशन करंट्स के जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं जब बताऊंगी तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट होगा ओशन करंट का वार्म वाले का, तो वो कैसे जाएंगे, एक तो लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर जाएंगे, दूसरा ये जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यूं मूव करेंगे और ऐसा इसका मूवमेंट रहेगा, और यहाँ चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यूं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर है कोल्ड करंट। जो कोल्ड करंट होगा ये हमारा पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की ओर बढ़ेगा, ये अपने साथ ठंडे पानी को लेकर के आएगा। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में आया हुआ है कि वार्म करंट लो लैटिट्यूड से हाई जाता है या हाई से लो आता है, कोल्ड करंट जाता है हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की ओर। और ये जो है ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जो कोल्ड करंट होंगे वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये चलेंगे क्लॉकवाइज यूं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंट है वार्म एंड कोल्ड करंट्स के बीच में। इसमें जो भी 3-4 पॉइंटें मैंने आप लोगों को यहाँ दिया है स्लाइड पर, वो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जिससे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आप लोगों को इस ये थ्योरी करने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक के एग्जाम में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब सरफेस ओशन करंट में ही वाटर मास, स्पीड और उनके डायरेक्शन के हिसाब से उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ड्रिफ्ट, करेंट्स एंड स्ट्रीम। किन किन बेसिस पे, वाटर मास का वॉल्यूम, स्पीड ऑफ करंट और डायरेक्शन इनटू द फ्लोइंग, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो ड्रिफ्ट क्या होगा, द सरफेस ओशन करंट मूविंग फॉरवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवेलिंग विंड्स आर कॉल्ड ड्रिफ्ट। यानी कि हमारा जो ओशन करंट सरफेस का है वो सनातनी पवनों के इन्फ्लुएंस में आकर यानी उससे प्रभावित होकर जब बड़े मास में वो मूव करता है तो वो कहलाता है हमारा ड्रिफ्ट।
जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर है हमारा करेंट्स। करेंट्स में और ड्रिफ्ट में इतना डिफरेंट होता है कि करंट जो है एक डिफाइंड डायरेक्शन की ओर मूव करता है, जैसे कि कोई भी नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। और स्ट्रीम मूवमेंट ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ ओशन वाटर लाइक बिग रिवर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ए डिफाइंड डायरेक्शन। जब बहुत बड़ी मात्रा में ओशन वाटर क्या करते हैं, मूव करते हैं किसी डिफाइंड डायरेक्शन में ग्रेटर वेलोसिटी के साथ, मतलब ड्रिफ्ट और करंट से ज़्यादा उनका वेलोसिटी होता है, तब वो स्ट्रीम बन जाता है, जैसे कि हमारा गल्फ स्ट्रीम। तो ये बेसिक डिफरेंस था। और ये सरफेस करंट के बारे में हम जान लिए। सरफेस करंट में टेम्परेचर के हिसाब से वार्म एंड कोल्ड, और वॉल्यूम ऑफ वाटर मास, स्पीड और डायरेक्शन के हिसाब से ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। अब है हमारा डीप ओशन करंट। तो डीप ओशन करंट जो होता है ये हमारा जो 1000 मीटर का जोन था उससे नीचे चलता है, 1000 मीटर तक सरफेस करंट है हमारा। ये ओशन करंट जो है डेंसिटी वेरिएशन के कारण जनरेट होते हैं। डेंसिटी वेरिएशन है यानी कि घनत्व में जो विभिन्नता होती है ओशन वाटर में, उसके कारण ये जनरेट होते हैं। और हम देख चुके थे कि सरफेस ओशन करेंट्स में सिर्फ 10% जो है वाटर होता है ओशन का, तो इसलिए 90% जो वाटर है वो हमारा डीप ओशन करंट में होता है। अब है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ओशन करंट के ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो ओशन करंट के ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि जो ओशन करंट उत्पन्न हो रहा है तो वो कैसे उत्पन्न हो रहा है और वो आगे की ओर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या क्या कारक है जो उसको प्रभावित करता है। तो ऐसे कई कारक हैं, जिसमें एक कारक आ जाता है हमारा प्लेनेटरी विंड्स, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सनातनी पवनें, जो सनातनी पवनें यानी कि हमारे अर्थ पे जैसे वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, जिसे हम ट्रेड विंड भी कहते हैं, तो ये जो पवनें चलती हैं ये सरफेस करंट के ओरिजिन में बहुत ही बड़ा रोल जो है निभाती है ना। ये देखिए परमानेंट विंड होती है ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, पोलर, ईस्टर्ली, इसी को हम कहते हैं प्लानेटरी विंड। ये एक प्रेशर बेल्ट से दूसरे प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। हम जानते ही हैं कि किसी भी वायु की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करना। तो इस हवा के प्रभाव में आने के कारण जब सरफेस वाटर मूव करता है तो वो ओशन करंट का ओरिजिन हो जाता है। तो इस तरह से प्लैनेटरी विंड जो है ओशन करंट के ओरिजिन में अपना रोल निभाती है। फिर है टेम्परेचर वेरिएशन। किसी भी ओशन करंट के ओरिजिन में टेम्परेचर एक की रोल होता है टेम्परेचर का। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी का इक्वेटर वाला पार्ट है और पोल वाला पार्ट है, इन दोनों में हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो पड़ता है सन का उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल एरिया जो है विषुवतीय क्षेत्र, यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण डेंसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीज, पानी का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। And therefore warm water moves from the equator slowly along the surface towards the pole। इसलिए जो इक्वेटर एरिया का जो पानी होता है वो धीरे धीरे जो है इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ने लगता है। While the cold water having higher density slowly creeps from the poles along the bottom of the sea towards the equator। और जबकि जो कोल्ड वाटर होता है जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि वार्म वाटर की डेंसिटी कम होती है और कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पीडीएफ में नहीं हैं और मैं लेक्चर के टाइम बोलती जाऊंगी, तो उन चीज़ों को आप लिखते जाइएगा क्योंकि सारी बातें पीडीएफ में नहीं लिखी जा सकती हैं।
हाँ, तो कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो भी पोलर एरिया से धीरे धीरे जो है बॉटम से, सी के बॉटम से, हमारा जो इक्वेटोरियल एरिया वाला वाटर है वो हमारा सरफेस से जाएगा, जबकि जो हमारा कोल्ड वाटर जो पोल से आ रहा है वो हमारा बॉटम ऑफ द सी से आएगा, सी के बॉटम से जो है वो इक्वेटर की ओर बढ़ेगा। ये दूसरा फैक्टर हो गया ओशन करंट के ओरिजिन में। तीसरा है हमारा सैलिनिटी वेरिएशन, यानी कि लवणीय भिन्नता। जब भी किसी भी ओशन वाटर के टेम्परेचर में, डेंसिटी में इसमें डिफरेंस है तो उसकी सैलिनिटी में भी डिफरेंस होगा। सैलिनिटी जो है ओशन वाटर के डेंसिटी को अफेक्ट करती है, जिसके कारण ओशन करंट अफेक्ट होता है। लो सैलिनिटी वाला जो वाटर होता है उसका डेंसिटी भी लो होता है, और हाई सैलिनिटी वाला जो वाटर होता है उसका डेंसिटी भी हाई होता है। तो जो हाई सैलिनिटी वाटर होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि जो हाई सैलिनिटी होने के कारण वो हैवी हो जाते हैं, लवणता ज़्यादा होने के कारण, तो वो बॉटम की ओर यानी कि नीचे की ओर जाएंगे, और जो लो सैलिनिटी वाले वाटर हैं वो ऊपर की ओर फ्लो करेंगे। तो ये हम देख ली कि सैलिनिटी वेरिएशन जो है कैसे ओशन करंट के मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर है डेंसिटी वेरिएशन। तो डेंसिटी देखिए, टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर, ये तीन हैं चीज, STP हम जिसे कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये तीनों चीज मिलकर के डेंसिटी के वेरिएशन में अफेक्ट करता है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी जो है किसी भी ओशन करंट के मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो डेंसिटी टू द एरिया ऑफ हायर डेंसिटी जो है वाटर मूव करता है। अगला जो हमारा फैक्टर है जो ओशन करंट के मूवमेंट में हेल्प करता है वो है हमारा अर्थ का रोटेशन। कोरियोलिस, अर्थ के रोटेशन से जो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है वो क्या करती है कि कोई भी जो हमारी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सरफेस वाटर ही है, तो वो उसको राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये कोरियोलिस फोर्स का काम होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देती है, और लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि करेंट्स मूविंग फ्रॉम इक्वेटर्स टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल और फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवार्ड्स द इक्वेटर आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो करंट इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है, नॉर्थ पोल की ओर, और नॉर्थ पोल से किधर आ रही है, इक्वेटर की ओर आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको ये जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देगा, यानी उसकी दिशा में परिवर्तन कर देगा कि अगर ऐसे जा रहा था वो, तो वो क्या होगा, उसका जो राइट है उधर घूम जाएगा। इधर से ऐसे आ रहा है तो इसका राइट ये हो जाएगा, इधर घूम जाएगा। इस तरह से जो है कोरियोलिस फोर्स ओशन करंट को डिफ्लेक्ट करता है। और ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए Therefore, the movement of ocean current in the northern hemisphere is in the, इसीलिए मैंने जो बताया था कि ओशन करंट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती है, यूं चलती है, इसका कारण यही है क्या, कोरियोलिस फोर्स। क्या रीजन है कि ओशन करंट जो है क्या रीजन है कि ओशन करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता है, तो इसका रीजन हो जाएगा हमारा क्या, कोरियोलिस फोर्स। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ करंट ऑब्स्ट्रक्शन टू द ड्यू टू लैंड। जैसे कि कोई वाटर बॉडी से जो है करंट हमारा मूव कर रहा है, और उसके मूव करते
उतरते समय ही कोई लैंड मास जो है बीच में आ जाता है तो वो उसके मूवमेंट में क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो जैसे कि कोई वाटर है, अगर हम खुद घर पे भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब हम कहीं पे वाटर फ्लो हो रहा है या हम छोटे छोटे इसमें पॉन्ड्स में, रिवर में भी देखेंगे कि वाटर फ्लो हो रहा है, वो जब कोस्ट से क्या होता है, टकरा जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो यही है लैंड ऑब्स्ट्रक्शन, कि जैसे कि वाटर मूव कर रहा है और बीच में जब कोई लैंड मास आ जाता है, लैंड एरिया आ जाता है, तो उसका मूवमेंट चेंज हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है करेंट्स में। कहीं कहीं पर वो कई ब्रांचेज में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कहीं पर उसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन होता है लैंड में। तो ये सब कुछ फैक्टर हैं जो हमारे ओशन करेंट को ओरिजिन और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम एक एक करके जान लेंगे करेंट्स के बारे में। इसमें एक पॉइंट और देखिएगा आप लोग, एक होता है जायर। जब किसी ओशन में, ये देखिए मैं आप लोग को यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, ये देखिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ से एक करंट जा रहा है और फिर वो टर्न हुआ यहाँ और एक करंट यहाँ और ये वापस आकर इसमें मिल रहा है। तो जब इस तरह से करंट का सर्कुलेशन होता है कि वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट साइकिल बना लेते हैं, है ना, सर्कुलेशन ऑफ करंट्स जो हो जाता है, यही हमारा कहलाता है जायर। तो कुल जो हमारे ओशंस में जायर हैं, ये 5 जायर बनता है हमारा। 2 बनता है हमारा अटलांटिक ओशन में, 2 बनता है हमारा पैसिफिक में और 1 बनता है हमारा इंडियन ओशन में। इस तरह से 5 जायर जो है हमें देखने को मिलते हैं। जायर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब ओशन करंट का सर्कुलेशन क्या होता है, साइक्लिक वे में होता है और सारे ओशन करंट मिलकर वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है जायर। अब हम अटलांटिक ओशन के करंट को जानेंगे। ये देख लीजिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट और इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये 3 करंट ऐसे होंगे जो हमें सभी ओशंस में देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इनके ओरिजिन होने का भी रीजन वही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। This current is generated because of upwelling of cold water near the west coast of Africa. अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, वहां पर जो कोल्ड वाटर का अपवेलिंग होता है, उसके कारण ये करंट जो है जनरेट होता है। और ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है मूव करता है। डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा अटलांटिक ओशन का करंट हो गया, ये हो गया हमारा अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि किसी कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट कोस्ट होता है वो हमेशा ओशन का ईस्ट कोस्ट होता है। जैसे ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसका ये वेस्ट कोस्ट है, तो ये हमारा जो अटलांटिक ओशन है, इसका ये ईस्ट कोस्ट है। ये अपोजिट होता है, ओशियन का ईस्ट कोस्ट, कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट होगा। ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इसका ये ईस्ट कोस्ट है, तो हमारे ओशियन का ये क्या है, वेस्ट कोस्ट है। ये यहाँ से हमारा चल रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमारा अटलांटिक ओशन का। इक्वेटोरियल रीजन से जब कोई करंट यानी कि पानी की धारा चलती है तो वो होता है हमारा इक्वेटोरियल। तो क्योंकि इक्वेटर का हमारा 2 पार्ट है, नॉर्दर्न और सदर्न,
तो जो नॉर्थ की दिशा में इक्वेटोरियल से करंट मूव कर रही है वो हो गया हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और जो साउथ से हमारी मूव कर रही है वो हो जाएगी हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट। और जब यहाँ से जो करंट मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस मूवमेंट में ट्रेड विंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, उस वायु के कारण भी यहाँ से पानी जो है मूव करता है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होता है, खाली हो जाता है। तो इस पार्ट को फिल करने के लिए यहाँ से जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट जनरेट होता है, यहाँ से इस और बढ़ता है पानी, है ना। ये जो इस करंट के निकलने के कारण जो ये रीजन खाली हुआ है इसको फिल करने के लिए, तो ये हो जाता है हमारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो नॉर्थ में इक्वेटोरियल करंट बढ़ा है आगे की ओर, ये ब्राज़ील है ना। और यहाँ आने के बाद ये फिर दो पार्ट में हो जाता है। चलते हैं हम लोग देखते हैं हमारी थ्योरी से। इक्वेटोरियल करंट हमेशा वार्म होगा और ये तीनों ओशन में पाया जाएगा, पैसिफिक में भी और हमारे अटलांटिक ओशन और हमारे इंडियन ओशन में भी, और सब में ये इक्वेटोरियल करंट हमेशा वार्म ही होगा। और जब भी इक्वेटोरियल करंट चलेगा तो उसके उस खाली रीजन को फिल करने के लिए वहाँ से उसके अपोजिट डायरेक्शन से काउंटर इक्वेटोरियल करंट आएगा। ये जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये जब ब्राज़ील के पास पहुंचता है तो वहां पर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एंटीलीज करंट और कैरिबियन करंट। और फिर एंटीलीज करंट जो है हमारा नॉर्थ की ओर बढ़ता है और वेस्ट इंडीज आइलैंड के पास, और इसका जो सेकेंड ब्रांच हो जाता है वो है कैरिबियन करंट, वो भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाता है और वहाँ पर वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से फिर आगे बढ़ता है। ये देखिए हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये यहाँ ब्राज़ील के पास आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंटीलीज और हमारा फ्लोरिडा करंट। एंटीलीज और ये फ्लोरिडा करंट और यहाँ गल्फ और मैक्सिको में ये आगे फिर गल्फ स्ट्रीम के नाम से आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रोसेस को हम पूरा देख लेते हैं। जब ये यहाँ गल्फ स्ट्रीम बढ़ा आगे और ये वार्म करंट ही है, हम लोग देख लेंगे जितना भी हमारा येलो वाला है ये सब हमारा वार्म करंट है और ये रेड वाला हमारा कोल्ड करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम जब आगे की ओर बढ़ा तो यहाँ पर एक रीजन है ग्रैंड बैंक, यहाँ पर आ रही है पोलर रीजन से दो करंट, कोल्ड करंट लैब्राडोर और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ये दोनों करंट जो है यहाँ गल्फ स्ट्रीम से ग्रैंड बैंक में मिलती है। तो ये थी हमारी वार्म और ये है हमारी कोल्ड करंट। तो ये वार्म और कोल्ड करंट के मिलने के कारण यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड जनरेट हो जाता है। तो ये रीजन जो है ग्रैंड बैंक उसके लिए भी फेमस है। फिर आगे ये जो स्ट्रीम है हमारी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नाड के नाम से आगे बढ़ती है। किस नाम से? नाड, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसके नाम से जो है ये स्ट्रीम आगे की ओर बढ़ती है और फिर ये नॉर्वेजियन कोस्ट तक पहुंचने के बाद दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक भाग इसका नॉर्थ की ओर जाता है नॉर्वेजियन कोस्ट में, नॉर्वेजियन करंट बनकर वार्म करंट, और दूसरा पार्ट जो है इसका अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की ओर मूव कर जाता है कैनारी करंट, कोल्ड करंट बनकर, और ये जो है फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है और ये इस जायर को इस तरह से कंप्लीट करता है। ये मात्र एक ऐसा रीजन है, मात्र ये एक ऐसा सी है जो क्या है चारों ओर से सी से ही घिरा हुआ है। तो इसका नाम है सारगासो सी। कभी कभी पूछता है कि सारगासो सी के
फॉर्मेशन में कौन कौन सी जो है करंट है वो हेल्प करती हैं, या डायरेक्शन वाइज उसको अरेंज करना है, या सार्गेसो सी किस ओशन में है, नॉर्दर्न अटलांटिक में है, सदर्न अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम इसको नोट कर लेंगे कि सार्गासो सी हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बनता है। कैसे बनता है, तो ये हमारा इसका सीक्वेंस हो गया। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है, ब्राज़ील के पास ये दो भाग में डिवाइड होती है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये मिल जाती है एंटीलीज और फ्लोरिडा, और आगे गल्फ स्ट्रीम के नाम से बढ़ती है, फिर ग्रैंड बैंक के पास इसमें लेब्राडोर और इस ग्रीनलैंड करंट आकर मिल जाती है, फिर ये आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी नाट के नाम से आगे बढ़ती है, फिर ये दो भाग में डिफ्लेक्ट होती है लैंड मास के कारण और नॉर्वे की तरफ बढ़ जाती है नॉर्वेजियन करंट, और अफ्रीका की तरफ आ जाती है कैनाडी करंट। ये जो नॉर्वेजियन करंट है ये इस एरिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है ये है फॉरेजन, ठंडा इलाका, और इस करंट के कारण क्योंकि ये वार्म है, नाट का पार्ट है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया को थोड़ा वार्म रखने में हेल्प करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है एक पोर्ट है वो चालू रह पाता है। तो ये नॉर्वेजियन करंट जो है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हो गया हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का करंट। अब फिर मैं चलूँगी सदर्न की तरफ, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनारी करंट। कौन से करंट कोल्ड है, कौन से वार्म है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। लेब्राडोर हो गया। अब हम चलते हैं कि सदर्न अटलांटिक ओशन का करंट। ये हमारा है सदर्न अटलांटिक ओशन। ठीक जैसे कि नॉर्थ में जा रही थी इक्वेटोरियल करंट, वैसे ही साउथ में भी जा रही है हमारी इक्वेटोरियल करंट, और ये ब्राज़ील के पास टकराती है, और टकराने के बाद ये दो भाग में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो हमारे साउथ की ओर बढ़ती है वो ब्राज़ील करंट के नाम से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर हमारा चल रहा होता है साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे चल रही होती है फॉकलैंड करंट। और ये फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में आती हैं, जो कि एक कोल्ड ओशन करंट है, और इन्फ्लुएंस में आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये हमारा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर ओशन करंट का मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मूव कर रही हैं, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में आने के कारण ये करंट क्या है, ऊपर की ओर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करती है, और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर बेंगुएला करंट के नाम से आगे बढ़ती है, और ये वापस साउथ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेती है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है, और एक कंप्लीट जायर बन रहा है। देखिए ब्राज़ील करंट है ना, साउथ इक्वेटोरियल करंट के बाइफर्केट होने के कारण, दो भाग में बढ़ जाने के कारण ये करंट बनता है। नॉर्थ वाला जो इसका ब्रांच है वो जाकर के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है। ये देखिए ये आया, ये दो भाग में डिवाइड हुआ, ये वाला जो है जाकर के नॉर्थ इक्वेटोरियल में मिल जाता है, और ये साउथ वाला जो है ब्राज़ील करंट के नाम से आगे की ओर बढ़ता है। फिर हमारा फॉकलैंड करंट, जो अंटार्कटिक सी से जो है फॉकलैंड करंट जो हमारा साउथ टू द नॉर्थ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना तक चल रहा होता है। ये देखिए ये हमारा फॉकलैंड करंट चल रहा है अंटार्कटिक से अर्जेंटीना की ओर। फिर हमारा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यही जो हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी जिसको हम बोल सकते हैं,
ईस्टवर्ड continuation of the Brazil current is called South Atlantic drift. This current is originated because of the deflection of the Brazil warm current eastward. अर्थ के रोटेशन यानी कि कोरियोलिस फोर्स के कारण ही क्या है कि ये यहाँ पर मूव करता है और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तब है हमारा बेंगुएला करंट जो कि एक कोल्ड करंट है ना। ये साउथ से नॉर्थ की ओर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका चलता है और फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट से मर्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह अटलांटिक ओशन के करंट्स जो है मूव कर रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक में कैसे मूव कर रहे हैं और साउथ अटलांटिक में कैसे मूव कर रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को शॉर्ट में रिकैप करा देती हूँ कि हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से मूव किया, ये डिफ्लेक्ट हुआ एंटिलीज और फ्लोरिडा, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के यहाँ गल्फ स्ट्रीम के नाम से आगे बढ़ा, फिर ग्रैंड बैंक के पास इससे आकर लेब्राडोर और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पर एक फिशिंग ग्राउंड जो है बन रहा है। फिर ये आगे नाट के नाम से आगे बढ़ता है, फिर ये दो भाग में डिफ्लेक्ट हो जाता है, नॉर्वे कोस्ट की ओर चला जाता है हमारा नॉर्वेजियन करंट और अफ्रीका की ओर हमारा आ जाता है कैनारी करंट और वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन करके सारगेसो सी का निर्माण कर दे रहा है। फिर इसी तरह हमारा साउथ अटलांटिक ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट ये यहाँ पर दो भाग में बढ़ जा रहा है। इसका जो अपर ब्रांच है नॉर्दर्न ब्रांच वो जाकर के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है और सदर्न ब्रांच जो है ब्राज़ील करंट के नाम से आगे की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमारे अटलांटिक ओशन से एक करंट चल रही है फॉकलैंड